ये बीपीएससी का क्वेश्चन है जो एडवर्टीजमेंट नंबर 19 जिसका एग्ज़ाम हुआ था। एडवर्टीजमेंट नंबर इसका जो 19 था उसी का ये पेपर है, पेपर नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग पेपर 6 भी देखे थे। जो आने वाला एग्ज़ाम है 7/20 और 3/20 जिसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। तो सितंबर में जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है बीपीएससी का, एडवर्टीजमेंट नंबर 720 और 320, 7/20 और 3/20, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसीलिए हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 19 का, वो मार्च 2020 में हुआ था। ये सीरीज बी है, पेपर नंबर 5 सिविल इंजीनियरिंग का है। ऑब्जेक्टिव ये होता है, ये 100 मार्क्स का होता है। टोटल 1 घंटा टाइम देता है इसमें, 1 आवर में 50 क्वेश्चन टोटल रहता है इसमें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन रहता है। 100 मार्क्स का मीन्स एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहता है, तो 100 क्वेश्चन कर सकते हैं कि 100 नंबर का रहता है। इसमें आप कितना भी बना सकते हैं, आपके जितना भी बन सकता है बनाने का। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता। इंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आएगा इसमें नो निगेटिव मार्किंग रहता है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, नो निगेटिव मार्किंग। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इंस्ट्रक्शन इसमें है कि ब्लैक और ब्लू पेन इसमें यूज करना कंपल्सरी रहता है, रंगने के लिए, फिल करने के लिए, या फिर एड्रेस वगैरह या नाम पता लिखने के लिए सिर्फ हम लोग ब्लैक या ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा पेन नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट अब बाकी तो इसमें कुछ और है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, पेपर नंबर 5 का है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल रोलिंग लोड है of 8 kN rolls along a girder of 50-meter span. The absolute maximum bending moment, एक रोलिंग स्पैन अगर एक पे एक पॉइंट लोड रोल कर रहा तो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखा जाए तो सेंटर पे इसका होगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा इस तरह से देख सकते हैं। अगर रोलिंग लोड है स्पैन पे, गर्डर पे, तो रोलिंग लोड अगर पी का है तो मैक्सिमम इसमें अगर बेंडिंग मोमेंट देखा जाए तो सेंटर पे होता है, कितना होता है WL/4, WL/4। इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा WL/4। W कितना दिया हुआ है मेरा 8 दिया हुआ, L कितना दिया हुआ 15 मीटर दिया हुआ, तो 15 × 8/4 दैट इज इक्वल टू 30। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड इसमें से कौन नहीं है वो पूछ रहा। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मेथड है। कनेज मेथड जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट मेथड है। कॉलम एनालॉग मेथड मेरा फोर्स मेथड है। कॉलम एनालॉग मेथड जो है फोर्स मेथड हो गया। इक्विलिब्रियम मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो पूछ रहा था इसमें से नोट डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो कॉलम एनालॉग मेथड जो हो गया वो फोर्स मेथड है। तो इस तरह से इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने बोल रहा। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो होता है वो कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। दोनों जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स, दोनों जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसका प्रॉपर्टीज है और इसका जो डायगोनल होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डायगोनल जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो गलत हो गया। स्टिफनेस मैट्रिक्स इज ए ट्रायंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर नहीं होता, ये भी स्क्वायर सिमेट्रिकल होता है। तो इस तरह से ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर दोनों में स्क्वायर रहता, इसमें भी स्क्वायर रहता तो कह सकते थे स्क्वायर सिमेट्रिकल भी होता है और स्क्वायर होता है, स्क्वायर सिमेट्रिकल होता है। तो नॉन ऑफ द इज करेक्ट। नेक्स्ट है, टू जनरेट जेथ कॉलम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या करता है, यूनिट फोर्स जो है यूनिट फोर्स और इन गिवन यूनिट फोर्स इसमें अप्लाई होगा और जेथ डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। उसी को हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। यूनिट फोर्स इसमें करते हैं। यूनिट फोर्स किस में दिया हुआ, यूनिट फोर्स आर अप्लाइड एट द कोऑर्डिनेट जे एंड द फोर्स आर कैलकुलेटेड, नहीं, फोर्स नहीं कैलकुलेट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेटर होगा, तो ये गलत हो गया। यूनिट फोर्स इज अप्लाइड एट द कोऑर्डिनेट जे एंड द डिस्प्लेसमेंट आर कैलकुलेटेड ऑल कोऑर्डिनेट। यूनिट फोर्स निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज कैलकुलेटेड, तो मेरा यही होता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। अगर डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स देखा जाए इसमें उसका भी ऑप्शन होगा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज अप्लाइड एट द कोऑर्डिनेट जे एंड द डिस्प्लेसमेंट इज यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करते हैं बट डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो ये गलत हो गया। यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट जे एंड द फोर्स आर कैलकुलेटेड, ये हो गया मेरा स्टिफनेस मैट्रिक्स।
ठीक है। और बी जो हो गया था मेरा, हो गया था फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। जो इसमें पूछे उसका आंसर दे सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी पूछ रहा था तो बी इसका फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रू मेरिडियन आर जनरली, जो ट्रू मेरिडियन है वो क्या होता है जनरली, वो पूछ रहा है प्रीफेयर टू मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा, पूछ रहा है कि ट्रू मेरिडियन आर जनरली प्रीफेयर टू मैग्नेटिक मेरिडियन बिकॉज, सो क्यों चूज करते हैं ट्रू मेरिडियन का, क्योंकि ऑलवेज जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, इसी वजह से। तो देज कन्वर्ज ए पॉइंट, इसकी वजह से नहीं चूज करते हैं। चेंज ड्यू टू चेंज इन टाइम, गलत है। ए कांस्टेंट, जो रिमेंस कांस्टेंट रहता है, इसीलिए हम लोग ट्रू मेरिडियन को ऑलवेज चूज करते हैं, जनरली चूज करते हैं, ऑलवेज जनरली प्रीफर करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इन ए if in a pin jointed plane frame m plus r is greater than 2j, m plus r जो है 2j से ग्रेटर है, पर m is the number of member, r is the rejection component and j is the number of joint, then the frame is, अगर m plus r ग्रेटर हो गया 2j से तो इसमें क्या होगा वो पूछ रहा है। अगर ग्रेटर होता है m plus r तो हम लोग जानते हैं कि अगर ग्रेटर है तो स्टेबल होगा और इंडिटर्मिनेट होगा, ठीक है। और इक्वल है तो स्टेबल और डिटर्मिनेट होगा, और लेस हो गया तो कह सकते हैं कि क्या होगा, अनस्टेबल होगा। मगर m प्लस आर इज लेस देन 2j अगर रहे तो क्या कहेंगे, वो अनस्टेबल होगा। इक्वल रहे तो कहेंगे स्टेबल प्लस डिटर्मिनेट होगा। और अगर ग्रेटर देन हो गया 2j से तो क्या कहेंगे, स्टेबल और इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेबल और इनडिटर्मिनेट। नेक्स्ट है व्हाइल यूजिंग 3 मोमेंट इक्वेशन, जब हम 3 मोमेंट इक्वेशन यूज करते हैं मोमेंट निकालने के लिए, फिक्स्ड एंड ऑफ द कंटिन्यूअस बीम इज रिप्लेस्ड बाय एन एडिशनल स्पैन। अगर सिंगल स्पैन का अगर हम फिक्स्ड बीम निकाल रहे हैं, व्हाइल यूजिंग 3 मोमेंट इक्वेशन ए फिक्स्ड एंड ऑफ ए कंटिन्यूअस बीम इज रिप्लेस्ड बाय, जो फिक्स्ड एंड होता है वो किससे रिप्लेस करते हैं वो पूछ रहा है। तो फिक्स्ड एंड जो होता है उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग एक जीरो लेंथ का, मीन्स लेंथ जो है उसका जीरो लेंथ का एक एडिशनल स्पैन इसमें इंक्लूड करते हैं, ताकि मेरा कंटिन्यूअस स्पैन बन जाए और मोमेंट निकाल सके। यहाँ पे m1 m2 और 3 डबल स्पैन में हम लोग करते हैं। जब भी 3 मोमेंट इक्वेशन होता है तो कंटिन्यूअस स्पैन पे निकलता है, कम से कम 2 कंटिन्यूअस स्पैन हो, 2 स्पैन हो तभी निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो लेंथ होता है एडिशनल वो जीरो लेंथ का होता है, तो जीरो लेंथ दैट इज बी। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट is defined as the compressive strength below which not more than, characteristic strength FCK जो होता है उस स्ट्रेंथ को कहते हैं जहाँ पे 5% जो है 5% से ज़्यादा फेल नहीं हुआ, 5% से ज़्यादा फेल नहीं हुआ, या फिर कह सकते हैं कि 95% जो है रिजल्ट और सैंपल पास हो जाए। तो 95% पास ये कह सकते हैं, या फिर 5% फेल। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बिलो विच नॉट मोर देन रिजल्ट फॉल बोल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं फेल हुआ है, वो कितना होगा तो 5% हो जाएगा, दैट इज सी। अगर पास रहता तो 95% रहता। नेक्स्ट है द मैक्सिमम स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ, मैक्सिमम स्ट्रेन पूछ रहा है कहाँ, द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग द इफेक्टिव कवर ऑफ कंप्रेशन स्टील इज डी डैश। इफेक्टिव कवर दिया हुआ है कंप्रेशन साइड में डी डैश, एंड द नेचुरल एक्सिस ऑफ द डेप्थ फ्रॉम कंप्रेशन फेस एक्स यू। तो सिंपल सा ये पूछ रहा है, अगर रिलेशन देखा जाए सिमिलर ट्रायंगल से, इस एक्सिस पे पूछ रहा है तुम स्ट्रेन, ये हम लोग जानते हैं कितना होता है, मैक्सिमम जो होता है 10035 होता है, ठीक है। ये दिया हुआ है इसका वैल्यू एक्स यू दिया हुआ है, ये डेप्थ दिया हुआ है इफेक्टिव कवर, और डी डैश दिया हुआ। तो ये बाई निकालना है, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल से निकालेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा 0.0035 डी डैश बाई एक्स यू होता है, डी डैश डिवाइड बाई एक्स यू। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ये सिमिलर ट्रायंगल से ही निकलेगा इसका। नेक्स्ट है द चांसेस ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक इन द आरसीसी मेंबर रिड्यूस। जो अगर डायगोनल टेंशन डेवलप हो रहा है आरसीसी मेंबर में तो उसको कैसे रिड्यूस करेंगे वो पूछ रहा है। रिड्यूस का किससे रिड्यूस करेंगे वो, द चांसेस ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक इन आरसीसी बीम रिड्यूस पेन। तो फ्लेक्सुरल एंड शियर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, अगर दोनों एक साथ एक्ट करे तो क्या है, रिड्यूस कर सकता है, नहीं रिड्यूस नहीं करेगा। ओनली शियर फोर्स एक्ट, एक्सल कंप्रेशन एंड शियर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, एक्सल टेंशन एंड शियर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली। अगर टेंसाइल फोर्स और शियर फोर्स दोनों अगर एक्ट करें तो कह सकते हैं कि जो क्रैक है वो कम जाएगा, मीन्स रिड्यूस कर सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ए प्री स्ट्रेस मेंबर इट इज
एडवाइजेबल प्री स्ट्रेस मेंबर में हम लोग कंक्रीट कौन सा यूज़ करते हैं और स्टील कौन सा यूज़ करते हैं वो पूछ रहा है। तो दोनों हम लोग हाई स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट स्टील, दोनों जो होता है हाई स्ट्रेंथ का यूज़ किया जाता है प्री स्ट्रेस में। नेक्स्ट है, इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन द स्टील टेंशन 140 न्यूटन पर mm², देन द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फॉर द सिंगल रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बैलेंस सेक्शन विल बी। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ स्टील का, तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। अगर एक्स का वैल्यू निकालना जाए तो एक्स का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा CBC एम सिग्मा CBC डिवाइड बाई एम सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ये टर्म कांस्टेंट होता है, इसको सोल्व करते हैं तो मेरा कितना होता है 93.33 डिवाइड बाई 93.33 प्लस सिग्मा ST। सिग्मा ST का वैल्यू डाल देंगे 140, यहाँ से सोल्व करेंगे तो मेरा XQ का वैल्यू आ जाएगा, XQ का वैल्यू आ जाएगा K इंटू डी में। K का वैल्यू हम लोग अभी फार्मूला देखे थे कितना रहता है 93.33 डिवाइड बाई 93.33 प्लस में सिग्मा ST, 93.33 प्लस सिग्मा ST का वैल्यू 140 डालेंगे, यहाँ से सोल्व करने के बाद मेरा कितना आ रहा है, तो XU का जो वैल्यू आ रहा है 0.4D आएगा, 0.4D दैट इज सी। सिंपल फार्मूला पे लगाना था 93.33 या एम सिग्मा CBC होता है डिवाइड बाई एम सिग्मा CBC, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाता प्लस में सिग्मा ST और डिपेंड ओनली ऑन सिग्मा ST। जो डेप्थ होता है ओनली डिपेंड ऑन सिग्मा, ये K का वैल्यू है, ओनली डिपेंड ऑन सिग्मा ST। नेक्स्ट है गैंट्री गर्डर आर। जो गैंट्री गर्डर होता है डिजायर टू, गैंट्री गर्डर किसके लिए डिजायर किया जाता है, तो लैटरल, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल, लैटरल लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल तीनों के लिए डिजाइन किया जाता है, दैट इज बी। नेक्स्ट है ए फुल्ली प्री-स्ट्रेस कंक्रीट बीम इज वन इन विच। जो फुल्ली प्री-स्ट्रेस बीम किसको बोलेंगे, द वर्किंग लोड और कम्प्लीटली रेसिस्ट बाय प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स। सही है, जब वर्किंग लोड जो पूरा रेसिस्ट कर जाए प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स को तो इसको क्या बोलते हैं, फुल्ली प्री-स्ट्रेस बोल सकते हैं, दैट इज ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस of the concrete is its permeability to the ingress of water, oxygen, carbon dioxide, chloride, sulfate and other potentially deleterious substance। इसको क्या बोलते हैं, इसको ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस, इसमें से जो दिया हुआ है कंक्रीट को इफेक्ट करने वाला, परमेबिलिटी हो गया टू द इनग्रेस वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फेट एंड अदर पोटेंशियली डिलेटेरियस मटेरियल जो है किस पे इफेक्ट करेगा, वो इफेक्ट करता है ड्यूरेबिलिटी पे। इस तरह से इसका आंसर जो होगा ड्यूरेबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द इंजीनियर्स in the charge that reinforce shall be placed within which of the following tolerance। जो reinforcement होता है किसके tolerance में प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू इंजीनियर्स इन चार्ज। इंजीनियर चार्ज लेता है तो उसके लिए जो स्पेसिफाइड जो होता है टॉलरेंस स्टील का वो कितना होना चाहिए टॉलरेंस का, तो डेप्थ का 200 mm प्लस माइनस कर सकते हैं, 10 प्लस होता है, इफेक्टिव लेस भी होता है, ये दोनों होता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मीन्स मोर फॉर इफेक्टिव डेप्थ के लिए 200 mm और लेस देन प्लस माइनस 10 mm, फॉर इफेक्टिव डेप्थ मोर देन 10 mm प्लस या में मीन्स 200 से प्लस माइनस 10 टॉलरेंस पे ले सकते हैं, इसका लेस और ज़्यादा, लेस और मोर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द वेट ऑफ द स्टील रड। स्टील रड का वेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162, डी हो गया डायमीटर ऑफ स्टील। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला था। एज पर द प्रोविजन ऑफ IS 456/2000 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू 546 5000 रूट एफ सिक्के, 5000 रूट एफ सिक्के होता है, 5000 रूट एफ सिक्के होता है। यहाँ से 5000 है, एफ सिक्के का वैल्यू डालेंगे 25 हो जाएगा, 5 आ जाएगा तो इसका कितना आएगा 25000 आ जाएगा। ऑप्शन ही नहीं है इसमें। या फिर 456 1978 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है 5700 अंडर रूट एफ सिक्के। इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे इसका वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे
5700 अंडर स्क्वायर एफ सी के, तो 5700 इंटू एफ सी के का वैल्यू हो गया अंडर स्क्वायर एफ सी के है तो 25, तो 5 इसको निकालेंगे तो 28500 आएगा। अगर इसको अकॉर्डिंग देखा जाए, ये जो आंसर आ रहा है किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, 456 1978 के अकॉर्डिंग, बट पूछ किसके रहा है 456 2000 के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो कितना रहेगा 25000 जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ मेन बार इन आरसी कॉलम शैल नॉट बी लेस देन, जो कॉलम में जो मेन बार का जो डायमीटर होता है कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, दैट इज ए। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाई, द स्टेट ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस कब यूज होता है वो पूछ रहा है। द स्टेट ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस बाई, कब प्रोड्यूस होगा, इक्वल टेंशन इन टू डायरेक्शन, अगर दोनों डायरेक्शन में इक्वल टेंशन है तब कभी नहीं प्रोवाइड होगा इक्वल टू टेंशन इन वन डायरेक्शन, सही है, एंड इक्वल कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर एक डायरेक्शन में टेंशन डाल रहे हैं, एक डायरेक्शन में अगर हम कंप्रेशन डाल रहे हैं, मीन्स एक डायरेक्शन में टेंशन है एक डायरेक्शन में कंप्रेशन है, तो कह सकते हैं कि इसमें प्योर शियर डेवलप हो सकता है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि इससे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ रिटर्निंग वाल retaining a surcharge if overall height of the wall is h, overall h है, then the width of the base slab should be, तो बेस जो होता है बेस स्लैब का वो कितना होना चाहिए, तो बेस जो होना चाहिए बेस स्लैब का वो कितना 0.7 h होना चाहिए, इसका वुड बी 0.7 h, h जो हो गया हाइट ऑफ रिटर्निंग वाल। नेक्स्ट है इफ द थिकनेस इज स्मॉल इन द कंपेरिजन विथ लेंथ एंड द विड्थ सच स्ट्रक्चर मेंबर इज, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका थिकनेस बहुत कम है, तो कह सकते हैं अगर थिकनेस बहुत कम है, इसका थिन है, तो कह सकते हैं कि ये 2 डायमेंशन होगा, एक और एक बाई, थिकनेस कम है, बोल रहा है कि थिकनेस इज स्मॉल, तो कह सकते हैं इसका 2 डायमेंशन में होगा, दैट इज ये। इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस में पूछ रहा है क्या होता है, बोथ मेनिस्कस करेक्शन एंड द डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन और एडिटिव, मेनिस्कस करेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और एडिटिव करेक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है, यही इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। मेनिस्कस करेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और एडिटिव जो कांस्टेंट एडिटिव करेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। ऑप्शन खोज लेते हैं, इसमें बहुत नहीं होगा। मेनिस्कस करेक्शन इज सब्ट्रैक्टिव नहीं होता, एडिटिव होता है। मेनिस्कस करेक्शन इज एडिटिव, सही है, एंड द डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इज सब्ट्रैक्टिव, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन नेगेटिव होता है और मेनिस्कस करेक्शन फैक्टर जो कांस्टेंट जो होता है करेक्शन जो होता है वो क्या होता है, एडिटिव होता है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ यू लाइन लाइज क्लोज एंड एबव ए लाइन, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है यू लाइन लाइज, यू लाइन का इक्वेशन क्या होता है, अगर यू लाइन का देखा जाए तो इक्वेशन क्या होता है यू लाइन का 0.9 ब्रैकेट डब्ल्यू हो गया लिक्विड लिमिट, W.9 W माइनस 8, और ए लाइन का इक्वेशन देखा जाए तो 0.73 WL माइनस 20, ये होता है ए लाइन का इक्वेशन, और ये होता है यू लाइन का इक्वेशन। यू लाइन का होता है 0.9 ब्रैकेट W माइनस 8, W हो गया वाटर कंटेंट या लिक्विड लिमिट, और ए लाइन का इक्वेशन देखा जाए तो 0.73 WL माइनस 20। तो ये बोल क्या रहा है, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ यू लाइन लाइज क्लोज एंड द एबव ए लाइन, अगर ये मान लिया जाए यू लाइन है, ये ए लाइन है, ए लाइन का इक्वेशन क्या होता है 0.73 W माइनस 20, 0.73 W माइनस 20, और इसके ऊपर होता है ए लाइन, यू लाइन हो गया, ए लाइन हो गया, यू लाइन हो गया। तो बोल रहा है द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ यू लाइन लाइज क्लोज एंड एबव ए लाइन, जो यू लाइन है ए लाइन से ऊपर कर रहा है, क्लोज है, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है इसी के बीच में लाइज कर रहा है। तो प्लास्टिसिटी चार्ट द क्ले मिनरल, जो क्ले होगा वो कौन सा होगा, तो क्ले होगा दोनों के बीच में, तो क्ले जो होता है ई लाइट होता है, जो क्ले होता है वो ई लाइट क्ले होता है, दैट इज सी। से भी जानते हैं कि ए लाइन से जो ऊपर होता है उस क्ले होता है और नीचे जो होता है वो सिल्ट होता है। नेक्स्ट है द इफेक्टिव स्ट्रेस इज, जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है क्या होता है, एन ऑब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी इक्वल टू पोर प्रेशर, नहीं पोर प्रेशर के इक्वल कैसे होगा, क्योंकि टोटल स्ट्रेस बराबर होता है इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर स्ट्रेस, तो दोनों बराबर नहीं होगा। इक्वल टू टोटल स्ट्रेस, दोनों बराबर, ये टोटल स्ट्रेस के बराबर नहीं होता इफेक्टिव स्ट्रेस,
तो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी कह सकते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। इफेक्टिव स्ट्रेस जो है एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, दैट इज ये। नेक्स्ट है द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में अगर देखा जाए, मान लीजिए स्विमिंग पूल का ही वाटर लेवल हो गया, वाटर लेवल का डेप्थ मान लीजिए जेड है, तो जो इसका डेप्थ जेड है स्विमिंग पूल का, तो टोटल स्ट्रेस देखा जाए तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू सबमर्ज या डब्ल्यू सबमर्ज इंटू जेड। तो जब जो वाटर सिर्फ वाटर है तो डब्ल्यू गामा डब्ल्यू ही हो जाएगा ये भी। और पोर वाटर देखा जाए तो पोर वाटर कितना हो जाएगा, तो पोर वाटर जो वाटर के वजह से प्रेशर एक्ट होता है वो, तो गामा डब्ल्यू इंटू जेड। तो दोनों यहाँ पर सेम हो रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि सिग्मा बराबर हो जा रहा है किसका, यू का। सिग्मा जो है वो बराबर हो रहा है यू का, मीन्स टोटल स्ट्रेस जो है बराबर है पोर वाटर स्ट्रेस का। तो यहाँ से कह सकते हैं कि टोटल स्ट्रेस बराबर क्या हुआ था, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर 0 हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाएगा, और टोटल स्ट्रेस मेरा गामा डब्ल्यू इंटू जेड दैट इज 10 इंटू 10 दैट इज 100। तो यहाँ पर देख रहे हैं 100 पास्कल, किलो पास्कल एंड 0। पूछ रहा था क्या, स्विमिंग पूल में पहले टोटल था फिर इफेक्टिव था, तो इफेक्टिव मेरा 0 हो रहा था, टोटल मेरा 100 हो रहा था, दैट इज सी। नेक्स्ट है ए सॉइल सैंपल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 54, plastic limit 27% and natural moisture content of the 25%, the soil is dominated by। soil जो होगा क्या डोमिनेट करेगा वो पूछ रहा है। तो soil इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आईपी का वैल्यू निकालते हैं। आईपी कितना हो रहा है यहाँ पर देख रहे हैं, आईपी बराबर कितना होता है, लिक्विड लिमिट प्लस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना हो रहा है, 54/27 दैट इज 27%। और डब्ल्यू नॉर्मल या नेचुरल वाटर कॉन्टेंट दिया हुआ है 25%। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, आईसी का वैल्यू निकालेंगे, मीन्स लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स, आईसी और आईएल का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आईसी और आईएल का वैल्यू निकालेंगे। आईसी बराबर के लिक्विड लिमिट का पहले देखते हैं, लिक्विड लिमिट क्या होता है, डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी डिवाइड बाई आई पी होता है लिक्विड लिमिट का डिफिनीशन, नॉर्मल वाटर कॉन्टेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई आई पी। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का देखा जाए, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का देखा जाए तो लिक्विड लिमिट माइनस नॉर्मल वाटर कॉन्टेंट डिवाइड बाई आईपी, ये दोनों से वैल्यू निकालेंगे, दोनों का वैल्यू दिखा रहे हैं। तो आई एल जो हो रहा है, आई एल जो हो रहा है वो ग्रेटर है, आई एल जो है वो निगेटिव आ रहा है, आई एल का जो वैल्यू हो रहा है वो निगेटिव आ रहा है, मीन्स लेस देन 0 हो रहा है। आई एल जो है वो लेस देन 0 है, और आई सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, आई सी जो है तो ग्रेटर देन 0 है। तो इससे कह सकते हैं कि जो सॉइल बनेगा वो क्या बनेगा, सेमी सॉलिड स्टेट में बनेगा, और सेमी सॉलिड स्टेट या वेरी स्टीप बनेगा, सेमी सॉलिड स्टेट बनेगा और वेरी स्टीप बनेगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, तो सिल्ट नहीं होगा, क्ले नहीं होगा, फाइन सैंड भी नहीं होगा, सिल्ट वेरी फाइन। अच्छा अभी क्या सेमी सॉलिड आया, सेमी सॉलिड या सेमी स्टेट आया, तो सेमी सॉलिड में कौन सा हो जाएगा, सेमी सॉलिड में सिल्ट नहीं होगा और फाइन सैंड नहीं होगा, सेमी सॉलिड में सिल्ट नहीं होगा और फाइन सैंड नहीं होगा, तो बच गया क्ले, तो सिर्फ क्ले हो जाएगा यहाँ पे। सिर्फ यहीं पे आई एल का वैल्यू देखें, आई एल का वैल्यू मेरा कितना आ गया था, लेस देन 0, और आईसी का वैल्यू जो आया था वो ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन से हम लोग निकालते हैं इसका, इसी दो कंडीशन पे निकलेगा। इसको कह सकते हैं कि ये जो आएगा वो सेमी सॉलिड स्टेट में आता है, सेमी सॉलिड स्टेट में आता है, सेमी सॉलिड स्टेट में वो कह सकते हैं वो क्ले में आता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लीडिंग टू 0 स्टेट ऑफ स्ट्रेस दैट वुड प्रोड्यूस ए क्विक कंडीशन इन सैंड स्टेटम ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 एंड वॉइड रेशियो 2.07 इज इक्वल टू। अच्छा आई का वैल्यू पूछ रहा है, आई सी का वैल्यू कितना होता है, G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। जी दिया हुआ मेरा 2.7 माइनस 1 करेंगे तो 1.7 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, 1.7 यहाँ से कट गया, बच गया 1। तो आई सी का वैल्यू कितना आ गया 1। सिर्फ फार्मूला जानना था इसका, G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। नेक्स्ट है द सीपेज वेलोसिटी ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन विथ डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ इतना। सीपेज वेलोसिटी निकालने बोल रहा है, सीपेज वेलोसिटी निकालने बोल रहा है और डिस्चार्ज वेलोसिटी दिया हुआ। तो सीपेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, सीपेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाई पोरोसिटी। लेकिन इसमें पोरोसिटी नहीं दिया हुआ है, वॉइड रेशियो दिया हुआ है। तो वॉइड रेशियो तो बराबर क्या हो जाएगा, वॉइड रेशियो से पोरोसिटी निकालेंगे तो पोरोसिटी बराबर क्या होता है, वॉइड रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो। इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.8 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.8। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा पोरोसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा,
0.8 डिवाइड बाई 1.8, इसको में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना में, ऊपर में जो आ रहा था इसका वैल्यू आ गया पोरोसिटी का, और सीपेज वेलोसिटी में मेरा वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8, और नीचे आ गया ऊपर में आ गया 18, यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 495 मीन्स 45 के आसपास है, दैट इज सी। सिंपल सा यही था, डिस्चार्ज वेलोसिटी बाई पोरोसिटी होता है सीपेज वेलोसिटी बराबर। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो बोल रहा। सॉइल का फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो इस तरह से सीक्वेंस बनता है, पहले अगर इसको वेदरिंग या इसको पहले इरोजन होगा, उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन होगा, इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन होगा, इसका डिपोजिशन के बाद फिर से ये हो गया इरोजन, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद हो गया डिपोजिशन, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, इसके बाद सेटल होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन, वेदरिंग सबसे वेदरिंग होता है इरोजन वेदरिंग, तो इरोजन सबसे पहले होगा, तो वेदरिंग ट्रांसपोर्टेशन, वेदरिंग हो गया सबसे पहले, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन, फिर अपहीवल, जो अपहीवल होगा सबसे लास्ट में होगा। अपहीवल जो होगा वो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है जिसमें वो सेटल करता है, सॉलिड सॉइल बनना शुरू होता है। तो सबसे पहले इसका इरोजन होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके बाद डिपोजिशन होगा, उसके बाद अपहीवल होगा, दैट इज डी इसका करेक्ट सीक्वेंस जो ग्राफ हो गया। द लॉ ऑफ शियर स्ट्रेंथ फॉर ए ड्राई सैंड स्पेसिमेन टेस्टेड इन डायरेक्ट शियर टेस्ट अंडर शियर स्ट्रेस ऑफ, पूरा लॉ ऑफ शियर स्ट्रेंथ पूछ रहा है क्या होता है। लॉ ऑफ शियर स्ट्रेंथ फॉर ड्राई सैंड स्पेसिमेन टेस्टेड इन डायरेक्ट शियर टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट में अगर टेस्ट कर रहे हैं तो लॉ ऑफ शियर स्ट्रेंथ अंडर शियर स्ट्रेस दिया हुआ 100 किलो पास्कल, नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ 200 किलो पास्कल। तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट शियर टेस्ट में क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई, ठीक है। और ये सैंड है तो सी जो में होगा वो 0 हो जाएगा, सिग्मा का ये टॉ का वैल्यू दिया हुआ है 100, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 200, tan फाई का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से tan फाई का वैल्यू निकाल लेंगे, tan फाई कितना हो जाएगा तो 1/2, तो इस तरह से कह सकते हैं एग्जैक्ट आंसर मेरा ये हो सकता। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ द टेंसाइल जोन नियर द सरफेस ऑफ द कोहेसिव फील्ड। टेंसाइल जोन का डेप्थ पूछ रहा है, टेंसाइल जोन का डेप्थ कितना होता है, टेंसाइल डेप्थ का डेप्थ जो होता है 2c डिवाइड बाई गामा रूट के होता है, 2c डिवाइड बाई गामा रूट के होता है। इसको दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं 2c tan 45/2 प्लस 45 डिवाइड बाई गामा, 2c tan 45 प्लस 5/2 जो ऊपर फार्मूला उसका होता है एस जेड का वैल्यू होता है इसका, या एच का वैल्यू निकालेंगे तो एच जो होता है 2ZC होता है, और जेड का जो वैल्यू होता है क्रिटिकल डेप्थ का, तो डेप्थ कितना हो जाएगा 2c tan 45 प्लस 5/2 डिवाइड बाई गामा। इसी को दूसरा फॉर्म में अगर लिखते हैं तो दूसरा फॉर्म में लिखने के लिए जो एच का जो वैल्यू होता है वो 4c बाई गामा टू रूट में हो गया, ये नहीं करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, के करेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 2c रूट गामा देख रहे हैं ऑप्शन में, तो रूट सी गामा दैट इज सी। एच का वैल्यू होता है 4 में और जेड का वैल्यू होता है 2c में, इसका आधा होता है। नेक्स्ट है इन ए सैचुरेटेड क्ले लेयर कंसोलिडेटेड विथ सिंगल ड्रेनेज द इनिशियल आइसोक्रोन इज। बोल रहा है कि जो सैचुरेटेड क्ले लेयर है कंसोलिडेटिंग विथ सिंगल ड्रेनेज है तो इनिशियल आइसोक्रोन जो होगा, इनिशियल आइसोक्रोन क्या होगा वो बोल रहा है किसमें, तो सिंगल ड्रेनेज में। तो इनिशियल आइसोक्रोन देखा जाए अगर मान लीजिए सिंगल ड्रेनेज होता है तो इसका जो आइसोक्रोन बनता है, जो अगर पैसेज देखा जाए तो आइसोक्रोन इस तरह से बनता है। आइसोक्रोन होता है इक्वल टाइम, आइसो मीन्स इक्वल और क्रोन मीन्स टाइम, आइसोक्रोन मीन्स इक्वल टाइम, आइसो मीन्स सेम और क्रोन मीन्स टाइम, तो आइसो टाइम, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बन रहा है वो पैराबोलिक बन रहा है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा सिंगल ड्रेनेज सिस्टम में जो इनिशियल आइसोक्रोन होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा, दैट इज डी। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस
द फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉइल। फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या होता है उसका डिफिनीशन दिया हुआ है। इट इज अ रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉइल शुड नॉट बी द रेंज ऑफ। जो फ्रीक्वेंसी रेशियो होना चाहिए वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5 to 1.5 होना चाहिए इसका फ्रीक्वेंसी रेशियो, दैट इज ये। द मैक्सिमम लोड कैरिड बाई ए पाइल व्हेन इट कंटिन्यूअस टू सिंक विदाउट फर्दर इंक्रीज ऑफ लोड। जो मैक्सिमम लोड कैरिड बाई ए पाइल व्हेन कंटिन्यूअस टू सिंक, जब वो सिंक कर रहा है विदाउट फर्दर इंक्रीज ऑफ लोड, कंटिन्यूअसली सिंक कर रहा है, कंटिन्यूसली सिंक कर रहा है विदाउट फर्दर इंक्रीज ऑफ लोड इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, उसको क्या बोलते हैं? अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेयरिंग रेसिस्टेंस। तो तीनों तो एक ही टर्म है। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी बोले या बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बोले या बेयरिंग रेसिस्टेंट बोले, तीनों एक ही क्वांटिटी है, तो कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट है द स्ट्रेस इंक्रीमेंट एट डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो ए कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर लोड ऑफ इंटेंसिटी। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर लोड दिया हुआ है, स्ट्रेस इंक्रीमेंट एट ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो ए कॉर्नर, कॉर्नर के बिलो पूछ रहा है रेक्टेंगुलर लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी दिया हुआ है, इन्फ्लुएंस स्ट्रेस दिया हुआ है, इन्फ्लुएंस मेथड से निकालना है। तो इसका जो स्ट्रेस होता है वो कितना होता है? सिंपल से इसका स्ट्रेस होता है आई एफ क्यू इंटू एन। एन अगर 1 साइकिल मान लेते हैं, इसमें क्यू का वैल्यू दिया हुआ, आई एफ का वैल्यू दिया हुआ, वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इतना मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू से, क्यू कितना दिया हुआ है 250, एन मान लेते हैं 1, तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ रहा है 4.48 के पास आ रहा है, दैट इज ए। नेक्स्ट है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन पाइल। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो होता है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो होता है मेरा पाइल कैपेसिटी को रिड्यूस करता है, पाइल कैपेसिटी को रिड्यूस करता है। ये जो होता है जब भी एक्ट होता है तो लूज सॉइल में लगता है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो होता है लूज सॉइल में एक्ट करता है। ये मेरा अगर पाइल है, ये मेरा पाइल है, ये अगर इस पर लोड लगा रहे हैं तो नेगेटिव फ्रिक्शन जब भी लगेगा तो लूज सॉइल में लगेगा और डाउनवर्ड की ओर मूव करता है। जब लगेगा तो डाउनवर्ड लगता है। स्किन फ्रिक्शन जो होता है अपवर्ड लगता है। ये स्किन फ्रिक्शन हो गया अपवर्ड की ओर और नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन हो गया डाउनवर्ड की ओर। ये जब भी लगेगा तो लूज सॉइल या सॉफ्ट सॉइल में एक्ट होता है। लूज सॉइल या सॉफ्ट सॉइल में होता है और ये डाउनवर्ड होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करता है। ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, इसका कैपेसिटी को कम करता है। इज कॉज ड्यू टू रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल। सही बात, रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल। या सॉइल सेटलमेंट जो होता है उसके वजह से होता है, रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल के वजह से होता है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। अगर इज कॉज ड्यू टू सॉफ्ट क्ले, ये जो होता है किस में होता है? सॉफ्ट क्ले में या लूज सॉइल में होता है। सही है। डिक्रीज द पाइल कैपेसिटी, रिड्यूस करता है लोड कैरिंग कैपेसिटी को। तो ये सही है, ये सही है, सही, तीनों सही है, ऑल ऑफ द करेक्ट। नेक्स्ट है एक कॉम्पैक्टेड सॉइल सैंपल एग्जिबिट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। एक कॉम्पैक्टेड सॉइल सैंपल दिया हुआ है, एग्जिबिट कर रहा है क्या? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 21.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द मिनिमम ड्राई डेंसिटी 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। द कॉम्पैक्टेबिलिटी फैक्टर, कॉम्पैक्टेबिलिटी फैक्टर पूछ रहा है क्या होगा? कॉम्पैक्टेबिलिटी फैक्टर अगर देखा जाए, कॉम्पैक्टेबिलिटी फैक्टर देखा जाए तो गामा मैक्स माइनस गामा मिनिमम डिवाइड बाई गामा मिनिमम, इसका रेशियो होता है। या फिर कह सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ पार्टिकुलर कॉम्पैक्टेड जो हो गया सैंपल का डेंसिटी ऑफ पार्टिकुलर बाय फुल्ली कॉम्प्लिकेटेड या फुल्ली कॉम्पैक्टेड सॉइल का, और ये डेंसिटी ऑफ पार्टिकुलर कॉम्पैक्टेड सॉइल। इसका दूसरा है कि गामा जो डेंसिटी हो गया मैक्सिमम, जो डेंसिटी मैक्स माइनस डेंसिटी मिनिमम डिवाइड बाई डेंसिटी मिनिमम, दोनों का रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा? 21.5 माइनस 15.5 डिवाइड बाई 15.5। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कॉम्पैक्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने में? 0.39 आ रहा है, दैट इज 0.39 बी में। नेक्स्ट है अंडर रेम्ड पाइल। अंडर रेम्ड पाइल जो होता है कहाँ होता है? हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंसिव सॉइल में यूज होता है या ब्लैक कॉटन सॉइल कह सकते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल में स्वेलिंग प्रॉपर्टीज इसका ज़्यादा होता है ब्लैक कॉटन सॉइल का, तो उसमें यूज होता है अंडर रेम्ड पाइल। और एक बोर टाइप पाइल है, ये होता है एक बोर टाइप पाइल है। ए टाइपिकल कोरिलेशन बिटवीन, एक रिलेशन पूछ रहा है किसमें? रिलेटिव कॉम्पैक्शन
रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव कॉम्पैक्शन हम लोग जानते हैं आईसी का वैल्यू क्या होता है, गामा डी डिवाइड बाई गामा डी मैक्स। डाई डेंसिटी जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन का जो वैल्यू होता है, डाई डेंसिटी डिवाइडेड बाई ड्राई डेंसिटी इन मैक्स कंडीशन, मैक्सिमम गामा डी डिवाइड बाई मैक्सिमम। बस इसमें क्या पूछ रहा था, रिलेशन पूछ रहा है रिलेटिव डेंसिटी के साथ। इसका एक रिलेशन होता है, अगर रिलेशन देखा जाए तो आर सी इक्वल टू कितना हो जाता है, 20% ऑफ रिलेटिव डेंसिटी प्लस एस सी 80 मीन्स 80 प्लस 20% ऑफ आई डी इस रिलेटिव डेंसिटी। ये एक रिलेशन होता है कॉम्पैक्ट रिलेटिव कॉम्पैक्शन और रिलेटिव डेंसिटी में। और एक दूसरा इसका प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन जो होता है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन जो होता है जो कोहेसिव प्लस नॉन कोहेसिव दोनों के लिए यूज होता है, और रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो सिर्फ नॉन कोहेसिव या कह सकते हैं कोहेजन लेस या नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होता है। रिलेटिव जो होता है नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होता है, और जो कॉम्पैक्शन फैक्टर जो होता है रिलेटिव कॉम्पैक्शन कोहेसिव प्लस नॉन कोहेसिव दोनों के लिए यूज होता है। तो इसका जो रिलेशन हो गया कौन सा हो गया, 80 प्लस 20% ऑफ डी आर, दैट इज बी। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ बेल फाउंडेशन, द इंडियन स्टैंडर्ड कोड रिकमेंडेड दैट टिल्ट एंड शिफ्ट। बेल फाउंडेशन में टिल्ट और शिफ्ट जो होता है बेल शुड रिस्पेक्टिवली, बेल फाउंडेशन में पूछ रहा है टिल्ट कितना होगा और शिफ्ट कितना होगा। तो बेल फाउंडेशन में जो टिल्ट होता है 1/60 होता है, और शिफ्ट जो होता है 1% होता है, 1% से कम नहीं होना चाहिए। तो शिफ्ट हो गया 1% और टिल्ट हो गया 1/60। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है द फ्रिक्शन साइकिल मेथड इज बेस्ड ऑन, फ्रिक्शन साइकिल मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द रिजल्टेंट रिएक्शन along a स्लिप सरफेस इज टेंजेंशियली टू ए सर्किल ऑफ, जो सर्किल का रेडियस होता है फ्रिक्शन साइकिल में कितना होता है, r sin 5 होता है। नेक्स्ट है इन ए लोडेड बीम द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अकर एट द सेक्शन वेयर, इन ए लोडेड बीम द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अकर एट द सेक्शन। कोई लोडेड बीम है उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ पे होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ फ्लेक्चर, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाला जाए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल BMD अगर हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, मान लें नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करता है, या बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ ये कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। तो ये बोल रहा है बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम नहीं होगा, बेंडिंग मोमेंट इज 0 और चेंज इज साइन, जहाँ पे 0 हो और जहाँ पे साइन चेंज करे उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं, दैट इज बीस का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 3 hinge आर्क इज कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द इंटायर स्पैन। एक 3 hinge आर्क है जिस पे क्या हो रहा है, यूडीएल प्रोवाइड है वो इंटायर स्पैन, द आर्क इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। कर रहा है कि बेंडिंग मोमेंट इसमें 0 हो और शियर फोर्स 0 हो, तो वो फोर्स वो कौन सा शेप का होगा, तो पैराबोलिक शेप का होता है। पैराबोलिक जो होता है उसी में सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट यूज होता है, सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट एक्ट होता है पैराबोलिक में, अगर यूडीएल इस पर प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह से कह सकते हैं कि 3 hinge आर्क है या 3 hinge पैराबोलिक आर्क अगर है तो इसमें सिर्फ जो होगा वो नॉर्मल थ्रस्ट ही एक्ट होता है, सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट एक्ट होता है, दैट इज बी। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड टू हॉलो सॉफ्ट बोथ हैविंग द आउटसाइड डायमीटर। रेशियो पूछ रहा है स्ट्रेंथ का, रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ किसमें, सॉलिड टू हॉलो सॉफ्ट बोथ हैविंग द आउटसाइड डायमीटर d एंड हॉलो सॉफ्ट हैविंग द इनसाइड डायमीटर d/2। हॉलो सॉफ्ट जो है उसका इनसाइड डायमीटर d/2 है और आउटसाइड डायमीटर जो है d है। इन टॉर्सन लग रहा है, लोग जानते हैं कि जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ जो होता है टॉर्सन में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड का, या मैक्सिमम टॉर्सन में देखा जाए तो जो टॉर्क मैक्सिमम होता है उसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं, टॉर्क मैक्सिमम जो होता है उसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं। टॉर्क मैक्सिमम देखा जाए तो कितना होता है इसमें, मैक्सिमम टॉर्क अगर देखा था 16 टॉर्क डिवाइड बाई पाई डी क्यू। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको कह सकते हैं टॉर्क डिवाइड बाई जेड। तो यहाँ से देखें हम लोग स्ट्रेंथ जो है या टॉर्सन में जो स्ट्रेंथ कहें या फिर टॉर्क मैक्सिमम कहें वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया जेड का। टॉर्सन में प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकाला जाता है जेड पी अगर हॉलो सेक्शन में देखा जाए तो कितना होता है पाई डिवाइड बाई 32 d4 माइनस
d4 डिवाइड बाई डी होता है d/2, ये होता है जेड पी का वैल्यू निकाल देते हैं। तो पहला सेक्शन में निकाल लेते हैं, स्ट्रेंथ पूछ रहा था तो इसका रेशियो जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, जेड हॉलो सेक्शन का सॉलिड टू हॉलो आता है, जेड हॉलो डिवाइड बाई जेड सॉलिड, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद 15/16 आ रहा, दैट इज डी। फॉर ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कीपिंग इट्स डेप्थ कांस्टेंट है, विड्थ हैविंग द इम्पोर्टेंट टू द, अच्छा विड्थ विल बी वैरी, अच्छा विड्थ किससे वैरी कर रहा है उससे पूछ रहा है, विड्थ किसका प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर एक रिलेशन जानते हैं m/i इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई बाई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर, इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ देखा जाए तो यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, मेरा एफ जो प्रोपोर्शनल हो रहा है वो जो अगर देखा जाए तो प्रोपोर्शनल हो रहा है m/z का। अभी कह सकते हैं कि m जो है ये अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है तो सिग्मा कांस्टेंट है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है, m जो आ गया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, और z का देखा जाए तो वैल्यू कितना होता है मेरा b/d² डिवाइड बाई 6 होता है। दूसरी बात क्या है कि डेप्थ भी कांस्टेंट है, डेप्थ कांस्टेंट तो बचा b किसका प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट का। यहाँ से देख लिए कि b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मेरा बेंडिंग मोमेंट का, इस तरह से आंसर इसका ये हो गया। नेक्स्ट है, फॉर ए गिवन मटेरियल यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ पॉइसंस रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो रिलेशन होता है E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, एक रिलेशन ये होता है, और दूसरा इलास्टिसिटी का रिलेशन होता है E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। अगर बल्क मॉडुलस दिया हुआ है तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, अगर रिजिडिटी दिया हुआ है तो हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। तो इसमें रिजिडिटी दिया हुआ था तो हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। इस इक्वेशन पे रिजिडिटी दिया हुआ था तो E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, इसमें निकालेंगे, इसको निकालने के बाद ये दिया हुआ है म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। म्यू का वैल्यू सॉल्व करें तो कितना आ रहा है मेरा 1/8 आ रहा, दैट इज 1/8, दैट इज 1/4 आ रहा, 1/4 आ रहा, दैट इज सी। बस फार्मूला पे बैठाना है, इसी फार्मूला पे बैठा देना E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। नेक्स्ट है, इंटरनल फोर्स एट एवरी क्रॉस सेक्शन इन द आर्च, जो इंटरनल फोर्स होगा क्रॉस सेक्शन में वो कितना होगा वो पूछ रहा है। तो इंटरनल फोर्स पूछ रहा है एवरी क्रॉस सेक्शन पे, तो उसमें कौन सा होगा, शियर फोर्स भी होगा, बेंडिंग मोमेंट भी होगा और नॉर्मल थ्रस्ट भी होगा। नॉर्मल थ्रस्ट, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में तीनों होगा, दैट इज बी। नेक्स्ट है मुलर ब्रेसलू प्रिंसिपल जो होता है किस में डिटरमाइन होता है वो पूछ रहा है क्या, मुलर ब्रेसलू प्रिंसिपल फॉर ऑब्टेनिंग इन्फ्लुएंस लाइन एप्लीकेबल टू, एक इसके लिए एप्लीकेबल होता है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट के लिए होता है, डिटरमिनेट दोनों के लिए होता है। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर द मटेरियल ऑफ विच प्लास्टिक एंड फॉलो द स्टोक्स लॉ नहीं, हुक्स लॉ, जो मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करता है उसके लिए वैलिड होता है मुलर ब्रेसलू प्रिंसिपल। तो ट्रसेस के लिए ठीक है, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, फ्रेम इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर दैट मटेरियल विच इलास्टिक एंड फॉलो हुक्स लॉ, जो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, चाहे ट्रस हो, फ्रेम हो, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट हो, डिटरमिनेट हो, सबके लिए हम लोग मुलर ब्रेसलू प्रिंसिपल यूज करते हैं इन्फ्लुएंस लाइन ILD निकालने के लिए, बशर्ते वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है। कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम अगर देखा जाए तो इसका जो होता है डेल यू डिवाइड बाई टोटल स्ट्रेनिंग एनर्जी को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में तो लोड देता है, यही है फर्स्ट थ्योरम। तो कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम है, स्ट्रेनिंग एनर्जी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या दे रहा है, फोर्स दे रहा है। तो डेल यू डिवाइड बाई डेल्टा इज इक्वल टू पी, ये हो गया फर्स्ट थ्योरम। और सेकंड थ्योरम क्या कहता है, डेल यू डिवाइड बाई डेल पी इज इक्वल टू डेल्टा। अगर लोड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड कास्टिग्लियानो थ्योरम कहते हैं, इसी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। तो पूछ क्या रहा है इसमें, कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली फॉर स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, सिर्फ डिटरमिनेट और इंडिटरमिनेट दोनों के लिए वैलिड होता है। तो ये गलत हो गया, ओनली नहीं होगा इसमें, दोनों के लिए होगा। ओनली व्हेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड, हाँ सुपरपोजिशन इज वैलिड ओनली व्हेन द सिस्टम इज बिहेव्स स्टैटिकली,
एस्थेटिकली बिहेव्स करेगा तो, लेकिन सुपरपोजिशन जब ऐड हो रहा है तो सुपरपोजिशन में एस्थेटिकली और लीनियरली दोनों आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। तो जो एग्जैक्ट आंसर अगर इसका देखा जाए तो फर्स्ट थ्योरम के लिए तो कौन सा वैलिड होगा, जो सुपरपोजिशन थ्योरम जो वैलिड होगा उसके लिए होगा एग्जैक्ट, ठीक है, क्योंकि सुपरपोजिशन में इलास्टिकली और स्मॉल लीनियर डिफॉर्मेशन होता है, उसी के लिए हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अगर सुपरपोजिशन थ्योरम का ऑप्शन चूज करते हैं तो ऑप्शन जो है सी का इंक्लूड ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग जो ऑप्शन इसका जो चूज करेंगे सुपरपोजिशन इज, जब वैलिड रहेगा तो हम लोग फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे। इस तरह से इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हो गया, हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए। एडवर्टीजमेंट नंबर एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2019 जो BPSC AI का जो पेपर था उसी का ये क्वेश्चन है। जो आने वाला जो एग्ज़ाम है 7/20 और 3/20 जिसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो इसके लिए हम लोग इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये हम लोग पेपर 5 सॉल्व कर लिए हैं, पेपर 6 सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट पार्ट में इसके जो बचा हुआ पेपर है उसको भी सॉल्व करेंगे।